नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं कि क्या है खास आज कृषि समाचार में। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, सिंचाई की कारगर योजना। बरसात के पहले पशुओं को HSBQ का टीका अवश्य लगवा दें। अच्छी फसल के लिए उन्नत प्रभेद से करें बैगन की खेती। किसान भाइयों के लिए कृषि की लागत मूल्य कम हो और अधिक मुनाफा हो, इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के स्तर से हमेशा ही मंथन होता रहता है। बीते दिनों राजधानी पटना में प्राइस पॉलिसी फॉर रबी क्रॉप 2024-2025 मार्केटिंग सीजन के निर्धारण के लिए कृषि एवं लागत मूल्य आयोग द्वारा एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्वी भारत के 5 राज्यों ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में वर्ष 2024-25 के लिए चना, मसूर, सरसों, गेहूं और मरुआ के MSP में बढ़ोतरी करने की कोशिशों पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष विजय पारुल शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सही समय पर किसानों को अच्छी क्वालिटी का खाद और उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलने चाहिए। किसानों को भी चाहिए कि वे बाजार मांग के हिसाब से फसलों का चयन करें। पशुपालक किसान भाइयों, गर्मी का मौसम अपने अंतिम चरण में है और अब बारी है बरसात की। बरसात के मौसम में पशुओं में गला घोटू और लंगड़ी जैसे जीवाणु जनित बीमारियों का संक्रमण काफी बढ़ जाता है। इन रोगों से पशुओं के बचाव के लिए अभी पशुओं को HSBQ का टीका अवश्य लगवा दें। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में मुख्यतः ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धतियां शामिल हैं। सब्जी की खेती के लिए आप इन्हीं सिंचाई पद्धतियों का इस्तेमाल कर पानी बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए जल का कुशल प्रबंधन करने के प्रति देश के तमाम किसानों को जागरूक करना और अनुदान देकर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई पद्धतियों के व्यवहार के लिए किसानों को प्रेरित करना है। सब्जियों की खेती में सिंचाई की ये विधियाँ काफ़ी कारगर साबित हो रही हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत खेत की फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद तक पानी पहुँचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच जाता है जितनी उन्हें अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरत होती है। इसी प्रकार स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और ये पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। भारतीय भोजन में अधिकतर उपयोग की जाने वाली सब्जियों में एक और बेहतरीन नाम है बैगन। कृषि वैज्ञानिक स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण नीलिमा प्रभेदों को बैगन के उन्नत प्रभेद मानते हैं, इसलिए आप भी इन्हीं किस्मों से बैगन की खेती करते हैं तो आपकी आय काफी अच्छी होगी। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में सब्जियों के भाव कुछ इस प्रकार दिखे। बैगन 3000 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3200 रुपये प्रति क्विंटल, भिंडी 2500 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, पेश है आपके सामने मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के कुछ जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे एवं कुछ जगहों पर गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने की संभावना है। अभी आपने देखा कृषि जगत की गतिविधियों को। किसान भाइयों, बदलते हुए मौसम में खेती किसानी कैसे करें, साथ ही पशुपालन से संबंधित क्या समस्याएं हैं, योजनाएं हैं, इन सभी से जुड़े कोई भी सवाल आप हमसे सीधे फोन इन लाइव के द्वारा पूछ सकते हैं। तो इंतज़ार कैसा, बिना वक्त गवाए फ़ोन उठाइए और जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञ से। तो सीधे आपको लिए चलते हमारे स्टूडियो, जहां हमारे कृषि वैज्ञानिक आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद हैं।
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अमूमन रोज़ नई जानकारियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। नई जानकारियां होती हैं, नए विषय होते हैं और नए विशेषज्ञ होते हैं। उसी कड़ी में आज हम फिर एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ हाजिर हैं। हम बात करते हैं खेती में मछलियों की। आज से 10 वर्ष पूर्व हमारा बिहार सिर्फ लगभग जो हमारे यहाँ मछलियाँ आती थी वो आंध्रा से आती थी और बर्फ़ में बंद आती थी। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है कि हम पूरे देश में तीसरे स्थान पर हैं मछली उत्पादन में, और चौथे पाँचवें तक भी जाता आता रहता है, मतलब फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन हम तीसरे स्थान पर आज हैं। तो ये गर्व की बात है। मछली उत्पादन में हमारे किसानों ने काफ़ी मेहनत की है, सरकार ने काफ़ी सहयोग किया है। तो इसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं कि मछलियों का सामयिक प्रबंधन, खास करके जो जीरा लेवल होते हैं, जो बीज का लेवल होता है, उस पर हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मत्स्य प्रसार प्रशिक्षण केंद्र के कनीय वैज्ञानिक पूजा जी हैं। पूजा कुमारी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, इससे संबंधित आप कोई भी सवाल, हमारा कार्यक्रम जो है उसमें आप अपने फ़ोन लाइन से हमसे आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल सीधे आप हमारे विशेषज्ञ से जवाब ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है, आप हमारा फ़ोन नंबर ले लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 1800-3456-171। तो आप उठाइए फ़ोन और कीजिए, हमें सवाल कीजिए आप हमसे। तब तक हम इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन लगता है एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ मछलियों पर जुड़ना चाह रहे हैं। पहले हम उन्हीं का सवाल लेते हैं, तब फिर अब आपसे बात करते हैं। जी जी बोलिए। लगता है उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, कहीं कुछ दिक्कत आ रही है उनकी आवाज़ आने में। तो हम बात करते हैं इसमें मछलियों का सामयिक प्रबंधन, जिस पर नर्सरी पर ही बात करते हैं कि मछलियों के नर्सरी पर, कि मछलियों की नर्सरी जो होती है, जिसमें जीरा उत्पादन जिसको कहते हैं, बीज उत्पादन कहते हैं। तो बीज उत्पादन में पहले तो हमारे यहाँ हम लोग जैसा जानते हैं कि बीज जो हमारे यहाँ आज से 5 साल पहले दूसरे राज्य पर ही आश्रित थे लगभग। तो बीज उत्पादन में हमारे यहाँ क्या, बिहार में क्या संभावनाएं हैं पूजा जी? बीज उत्पादन जहाँ पहले सिर्फ प्राकृतिक जल स्रोतों पे निर्भर था, नदियों पर निर्भर था, चौर, मन और प्राकृतिक झीलों पर निर्भर था, पर वर्तमान में स्थिति ऐसी नहीं है। वर्तमान में बीज में काफ़ी अच्छा काम हुआ है बिहार में। स्पेशली यहाँ पर हैचरीज डेवलप हो गई हैं। अब हैचरीज के होने से आप मन मुताबिक बीज भी उत्पादन कर सकते हैं और संख्या भी रेगुलेट कर सकते हैं। साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रख सकते हैं कि बीज की क्वालिटी भी आप अपने ही स्टेट में अश्योर कर सकते हैं। कई सारे मत्स्य बीज प्रक्षेत्र हैं जहाँ से बीज उपलब्ध हो सकता है, और कई सारे राज्य से फंडेड हैचरीज हैं, कुछ लाभान्वित हुए हैं योजनाओं से, जैसे कुछ हमारे बेनिफिशरीज हैं। एक फ़ोन हमारे कॉलर का आ रहा है, हम उनका फ़ोन ले लेते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, तब सवाल आप पूछिए। आप अपना। सोनी कुमारी बोल रही हूँ जहानाबाद से। सोनी कुमारी जी। कि नर्सरी प्रबंधन में मछलियों के आसपास साफ सफाई का कैसे उपाय करना? जी, आप अपना सवाल फिर से दोहराइए। नर्सरी प्रबंधन मछलियों के आसपास मुझे साफ सफाई कैसे रखना पड़ेगा? उस मछलियों के आसपास जो नर्सरी प्रबंधन करेंगे, वहाँ किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उनका कहने का मतलब ये है। सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है सोनी जी कि नर्सरी का मतलब होता है नर्सिंग, यानी सबसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत। तो नर्सरी में मछलियों का पालन कब करते हैं? जब मछलियों की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, जब वो स्पॉन से फ्राई में जाने को रेडी हैं, तब आप उनको नर्सरी में करते हैं कल्चर, या नर्सरी में उनकी रियरिंग होती है। तो नर्सरी पॉन्ड आपका कितना बड़ा है ये मैं नहीं पूछूंगी, बिकॉज कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो नर्सरी पॉन्ड्स जो है वो जैसे 1 हेक्टेयर को आप 4 भाग में अगर बांट दे तो 1 यूनिट आपका नर्सरी का यूनिट हो गया।
अब इस नर्सरी पॉन्ड में आप कैसे पालन करेंगे, तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए। पहला संचयन से पहले, दूसरा संचयन के बाद। संचयन से पहले जैसे कृषि में आप बीज डालने से पहले या बीज बोने से पहले खेत की तैयारी करते हैं, वैसे ही संचयन से पहले आपने तालाब की तैयारी करनी है। संचयन से पहले आपको तालाब में जितने भी जलीय खरपतवार हैं उनको निकालना है। तालाब में आवश्यक आपको वीडीसाइड का इस्तेमाल करना है। आपको उसमें से जितने भी जलीय कीट मकोड़े हैं उनको निकालना है। जो अवांछित या अनावश्यक मछलियां हैं उनको निकालना है, और उसके बाद उसमें पानी डालना है और पानी को उपयुक्त बनाना है मत्स्य पालन के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका भी सवाल ले लेते हैं। जी जी बोलिए। हेलो, हम जी बरबीघाम मार्ग से बोल रहे हैं, डूंगरसन सिंह। जी 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 मछली बीज का उत्पादन के बारे में हमको बताइए। मछली बीज का उत्पादन कैसे किया जाए? जी कैसे किया जाए? जी 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 मछली के बीज का उत्पादन आपको हैचरीज से होगा। आपके आसपास हैचरी होगी, या फिर आप अपने पास भी, अगर आपके पास इतना बड़ा प्लॉट है तो आप अपना हैचरी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर हैचरी नहीं भी है तो भी आप अपने तालाब में हापा में पार्टीशन करके वहाँ बीज का आप कर सकते हैं, बीज को ग्रो कर सकते हैं। अब बीज को ग्रो करने के लिए आपके पास ब्रूडर्स चाहिए, यानी प्रजनक मछलियाँ चाहिए, नर और मादा। आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छे से अच्छे ब्रूडर का चुनाव करें। जैसे कार्प के केस में आपको ऐसे ब्रूडर्स का, ऐसे प्रजनक मछलियों का चुनाव करना है जो कम से कम 2 वर्ष से ज़्यादा की हो, उनकी आयु 2 वर्ष या 2.5 वर्ष की हो, और 2 से 2.5 kg की मछली हो। वो आपकी प्रजनक मछलियाँ होनी चाहिए। वो बिल्कुल एक्टिव होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छ और अच्छा भोजन लेना चाहिए, और आप उनको ब्रूडर तालाब में प्रबंधन करें ब्रीडिंग से 3 से 4 महीने पहले। और ब्रीडिंग का सीज़न आने पर आप इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के थ्रू या फिर प्रेरित प्रजनन की सहायता से आप बीज निकाल सकते हैं। इसके लिए मेरा सुझाव होगा कि आप एक बार प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण लेने के बाद कुछ बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, तो आपको पता हो जाएगा कि फिर बीज को कैसे ग्रो करना है, बीज को कैसे बनाना है और आगे कैसे पालना है। उन्हीं के सवाल में हम और एक सवाल पूछेंगे साथ में कि इसके लिए अनुदान जो सरकारी अनुदान की क्या किस तरह से इसमें दी जाती है? चूँकि हैचरी के लिए जब हैचरी अगर लगाना चाहें लोग, चूँकि पटना ज़िला में भी कई लोग हैं जो हरनौत के पास लगाए हुए हैं, एक बहुत अच्छी हैचरी है, तो अगर दूसरे किसान इसमें लगाना चाहें तो उसको कैसे, अनुदान की क्या व्यवस्था है इसमें? हैचरीज में अगर सिर्फ हैचरी का कंपोनेंट की बात करें तो पटना में जिन्होंने लिया है, जिनका नाम विवेक कुमार है, बेलछी में उनका साइट है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के थ्रू हैचरी का में लाभ लिया है। उन्होंने 60% अनुदान है महिलाओं के लिए, 50% है जनरल के लिए, और फिर बाकी इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो एक बार अपने अपने ज़िले में जो ज़िला मत्स्य कार्यालय है वहाँ पर आप संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी और भी जानकारियाँ हैं किसान भाइयों, हम और जानकारियों के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आप दीजिए एक छोटा सा विराम। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन,
फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। एक सवाल और हमारे मन में आ रहा था इससे रिलेटेड ही कि बीज को जब किसान डालते हैं अपने खेतों में, तो उनके साथ एक बड़ी समस्या ये होती है कि बीज में कई बार अनावश्यक मछलियाँ, जैसे रोहू का अगर डाल रहे हैं तो उसमें कतला भी आ गया या और कुछ भी, कोई वाइल्ड मछलियाँ भी आ जाती है। तो उसमें मछली बीज की पहचान का तरीका क्या है, कैसे पहचानना चाहिए उसको? क्या आपने रोहू की बात करी है तो मैं रोहू से ही शुरू करती हूँ। जैसे रोहू जो है वो कार्प की प्रजाति है, तो अब भारतीय मेजर कार्प और विदेशी मेजर कार्प, मुख्यतः इन्हीं दो कैटेगरीज की कार्प को किसान डालते हैं, रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प। तो सबसे पहले किसी भी बीज को पहचानने के लिए उसके सिर और शरीर के अनुपात को देखना ज़रूरी है। जैसे रोहू के सिर और शरीर का अनुपात सामान्य है, कतला का सिर शरीर की तुलना में बड़ा है और मृगल का सिर शरीर की तुलना में छोटा है। दूसरी चीज़, रोहू के पास एक जोड़ा बार्बल होता है, बार्बल मतलब मूछें, तो रोहू के पास एक जोड़ा बार्बल है, कतला के पास बार्बल्स नहीं है यानी मूछें नहीं है, और मृगल के पास भी मूछें नहीं है। तीसरी चीज़ देखनी है कि रोहू का जो पूंछ है यानी काउडल पेडंकल पर यहाँ पर जब रोहू फ्राई की अवस्था में होती है, यानी 3 से 4 सेंटीमीटर की जो रोहू होती है, उसमें उनके काउडल पेडंकल पर हल्का काला धब्बा होता है, जो कतला में नहीं होता और नैनी में होता है। रोहू का जो नैनी का ओट होता है वो पतला होता है, आँखें छोटी होती हैं, शरीर पतला होता है, जो चोइटा होता है, स्केल होता है, वो ज़्यादा चमकीला होता है। तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो धीरे धीरे देखते या अनुभव से ये चीज़ें और क्लियर होती जाती हैं। तो जब हमारे यहाँ जो प्रशिक्षणार्थी आते हैं, हम उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन करके बताते हैं तो उनको क्लैरिटी मिल जाती है। ऐसे अगर आप देखें तो सबसे पहले देखना चाहिए सिर और शरीर का अनुपात और बार्बल्स है कि नहीं, मूछें हैं कि नहीं। अच्छा, नए सिरे से अगर कोई करना चाहे तो उसमें ट्रेनिंग की क्या, चूँकि आपके यहाँ ट्रेनिंग देने के बाद ही करते हैं, तो ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और कैसे लिया जाता है? प्रशिक्षण की जो योजना है, प्रशिक्षण की योजना 100% अनुदानित है। दूसरी, प्रशिक्षण 2 जगह होती है, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर। हमारे यहाँ मीठापुर में मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार केंद्र मीठापुर, राज्य के अंदर जो प्रशिक्षण होती है वो 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रोग्राम है, यानी ऊपर हॉस्टल है, नीचे क्लासरूम है और 6 दिन आपको यहीं रह करके सीखना होता है। एक दिन हमारा फील्ड विजिट भी होता है, तो उस दिन सारी प्रैक्टिकल चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। फूडिंग, लॉजिंग सब बिल्कुल, सब कुछ फ्री है। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं गर्मियों पर, चूँकि सामयिक देखभाल की विषय हमारा है, तो गर्मियों में अमूमन तापमान बढ़ जाता है हमारे पानी का जी, तो ऑक्सीजन की कमी होती है, मछलियाँ मरने लगती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, उसका जो प्रबंधन होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए? अभी जिस प्रकार की गर्मी चल रही है, अभी जिस प्रकार की प्रचंड गर्मी का सामना हम सभी कर रहे हैं, वैसी मछलियाँ भी कर रही हैं। तो गर्मियों के मौसम में हमारे पास 3 मेजर इशू आ जाते हैं। एक तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तापमान बढ़ गया। दूसरा, आर्द्रता बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। और चूँकि ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बढ़ जाती है, उस वजह से बीच बीच में कभी कभी बरसात भी हो जाती है। तो ये जो बरसात है, ये जो अनटाइमली बरसात है, ये नहीं होनी चाहिए। अब इस टाइम पे क्या होता है कि इन 3 चीज़ों के वजह से मछलियाँ भोजन का इंटेक बहुत कम कर देती हैं, तो इस समय भोजन बिल्कुल आधा कर देना चाहिए। दूसरी चीज़, पानी में तापमान क्योंकि बढ़ा हुआ है, तो आपको वाटर का एक्सचेंज भी कर देना है। जिस पानी को आप 20 से 25 दिन के बाद 25% एक्सचेंज करते थे, या 15 से 20 दिन के बाद 1/4 पानी आप रिप्लेस कर देते थे, ये आप हफ्ते भर और 10 दिन में करना शुरू करें। तीसरी चीज़, जब आप पानी को एक्सचेंज कर रहे हैं तो पाइप की सहायता से पाइप में छेद कर दिया जाए या परफोरेशन क्रिएट कर दिया जाए, ताकि फव्वारे की तरह पानी जो है वो तालाब में जाए, बुलबुले बने और डीओ की मात्रा बढ़ जाए। तो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है गर्मियों के मौसम में। महीने में 2 बार आप जाल चला दीजिए, खाली जाल। इससे क्या होता है कि पानी ब्रेक होता है, पानी टूटता है, कहा जाता है कि पानी टूटता है। और मछलियों में भी जो स्लाइम निकलता है, लसलसा सा पदार्थ निकलता है उनके शरीर में, वो भी घिस जाता है, तो वो एक्टिव हो जाती हैं। तो गर्मियों के मौसम में कम से कम महीने में 2 बार जाल चलाना चाहिए।
ऑक्सीजन का पूरा ध्यान देना चाहिए। आप चाहें तो एरेटर्स लगा सकते हैं। आजकल पैडल व्हील एरेटर्स जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं और राज्य सरकार की योजना भी है एरेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की, खरीदने की। तो आप चाहें तो अनुदानित दर पर आप एरेटर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम अभी और बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक ब्रेक का। किसान भाइयों आप देखते रहिए, हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं कि कभी कभी किसानों जो किसान के फील्ड में जो होता है, अमूमन किसान खाना मतलब मछली का जब जीरा डालते हैं तो उसके बढ़ने के लिए अधिक खाना दे देते हैं कि जल्दी हमारा बढ़ जाए, जल्दी हमारा मछली तैयार हो जाए। लेकिन इसका जवाब हम बाद में चाहेंगे, पहले हमारे किसान का सवाल है। हम किसान का सवाल ले लेते हैं। जी पूछिए, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम जी जी आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। कौन बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। जी क्या सवाल है आपका? इनकी आवाज़ हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। हम इनकी आवाज़ नहीं सुन, बड़ी बहुत खेद है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो जी हम कह रहे थे कि अधिक भोजन दे देते हैं किसान कि हमारी मछलियां जल्दी बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्या ये उचित है? होना चाहिए कि खाना का भी कुछ लिमिट है? हर चीज़ की लिमिट है। जी खाने की भी लिमिट है। जैसे मनुष्य में भोजन का लिमिट है, वैसे ही मछलियों में भी भोजन का लिमिट है। अब आपका सवाल है कि प्रारंभिक अवस्था में नर्सरी पॉन्ड में जब बच्चा छोटा हो तो खाना ज़्यादा देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जैसे मनुष्य के बच्चे को हम लोग दिन में कई बार खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, वैसे ही मछलियों को भी आप 4 से 5 टाइम खिलाना है जब वो स्पॉन से यानी ज़ीरा से फ्राई की अवस्था में जा रही हैं नर्सरी पॉन्ड में। तो अब आपको दिन में 4 से 5 बार इन्हें खिलाना है। और कैसा खाना खिलाना है? तो घुला हुआ खाना खिलाना है। राइस ब्रान और महुआ ऑयल केक को आप सरसों के महुआ ऑयल केक आपका मस्टर्ड ऑयल केक और राइस ब्रान 1:1 1:1 में आपको उसको घोल करके और तब देना है तालाब में, छिड़काव करना है। उसके पहले भी आपने तालाब की तैयारी के समय गोबर, सरसों की खली, सिंगल सुपर फॉस्फेट और चूने का प्रयोग किया है ताकि अधिक से अधिक प्लवक बन जाए, वनस्पति प्लवक और जंतु प्लवक। तो ये नेचुरल फूड है, ये बिल्कुल प्राकृतिक भोजन है उन फ्राइज़ के लिए, उन स्पॉन के लिए, जो उनके मुंह के आकार जितना ही है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, बड़ा नहीं है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है और उनके लिए प्राकृतिक रूप से भोजन का काम करता है प्लवक। प्लस आपको अगर सप्लीमेंट्री फीडिंग करनी है, अगर अलग से भोजन देना है
तो वही सरसों की खली और राइस ब्रांड को 1:1 में, 1 kg आपने अगर राइस ब्रांड लिया है तो 1 kg आप ले लीजिए सरसों की खली, मिला करके बिल्कुल घुला हुआ बना करके और तालाब के किनारे किनारे डाल दीजिए। तो वो हो गई उनकी फीडिंग। अब फीडिंग कितनी करानी है? अब 15 दिन का मान लेते हैं क्रॉप है हमारा, जीरे से लेकर के फ्राई तक का, तो 0 से लेकर के 5 दिन तक आपको शारीरिक भार का 4 गुना देना है। 6 से लेकर के 10 दिन तक आपको शारीरिक भार का 3 गुना देना है, और 11वें दिन से लेकर के 14वें दिन तक आपको शारीरिक भार का 3 गुना देना है। और 15वें दिन आपको भोजन नहीं कराना है। 15वें दिन उसको निकाल करके दूसरे तालाब में शिफ्ट कर देना है, क्योंकि अब आपका फ्राई रेडी हो गया, आपका अर्ली फ्राई रेडी हो गया। अब फिंगरलिंग बनाने के लिए उसको दूसरे तालाब में रियर करना है। तो इस प्रकार आपने फीडिंग करानी है। जी जी। अच्छा, दूसरी बात ये फीडिंग के बाद हम करते हैं पूरे हमारे बिहार में कौन सी प्रजाति का, खास करके किस प्रजाति का अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाना चाहिए? चूँकि ये ज़रूरी है, चूँकि कई मछलियाँ हैं जो आबो हवा, जलवायु उससे भी प्रभावित होती है, तो कौन सी मछलियाँ हमारे बिहार के लिए उपयुक्त है? एक तो जो हमारे लिए उपयुक्त है, दूसरी है जो मार्केट में डिमांड जिसकी ज़्यादा है, किसान वही पालेंगे। तो मार्केट में स्वादिष्टता के अनुसार, डेलिकेसी के अनुसार अगर देखा जाए तो कार्प का डिमांड सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ, चाहे रोहू हो, कतला हो, नैनी हो, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। आजकल ब्लैक कार्प भी अवेलेबल है, ब्लैक कार्प्स भी लोग पाल रहे हैं। ब्लैक कार्प अमूमन बड़ी तेज़ी से बढ़ती है और कहा जाता है कि बड़ा न्यूट्रिशियस है। दूसरा, अब पंगास काफ़ी बड़े स्केल से पाल रहे हैं लोग, पंगेशियस, जासर जिसको हिंदी में या लोकल भाषा में कहा जाता है। तो दोनों ही उपयुक्त हैं। अलग अलग प्रजाति की मछली को भी लिया जा रहा है, जैसे तिलापिया लिया जा रहा है, कोई लिया जा रहा है, और अलंकारी मछलियों का भी पालन किया जा रहा है। तो पालन के दृष्टिकोण से ये सभी मछलियाँ उपयुक्त हैं। जी, इसमें खास करके हम बिहार की बात करें, जब छोटा सा एक सवाल है कि, और बिहार की बात करें तो बिहार में खास करके मांगुर जो है, जिस बिहार में मांगुर पर लोग काफ़ी इधर रुचि बढ़ी है, तो लेकिन ग्रोथ जो है उसका, चूँकि उसका लोगों में धारणा है कि उसको खाना भी जो चाहिए वो नॉनवेज ही ज़्यादा लोग ये करते हैं। तो उसमें क्या वो भ्रांतियाँ सही है कि उसको अलग से बिना नॉनवेज के भी रखा जा सकता है? ऐसा नहीं है, उसे आप ओमनीवोर डाइट पे भी आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको उसको पोल्ट्री का वेस्ट देना है या फिर मांसाहार डाइट ही देना है, ऐसा नहीं है। बाज़ार में कई सारे डाइट्स अवेलेबल हैं, कई सारे मछली का दाना फीड अवेलेबल है, आप वो खिला करके भी ग्रोथ ले सकते हैं। आपको अलग से पोल्ट्री वेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर ऐसा होता है कि मागुर, हमारी देसी जो मागुर है वो और थाई मागुर में लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अलग अलग नहीं कर पाते। थाई मागुर पालना निषेध है पूरे स्टेट में, वो नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी देसी प्रजाति के बीज को खा जाती है। हमारी नदियों में आ गई हैं और अब हमारे जितनी भी देसी प्रजाति के बीज हैं अब उनको भी खा रही हैं। तो किसानों से राज्य सरकार ये रिक्वेस्ट करती है कि थाई मागुर का पालन तो बिल्कुल भी ना करें, प्रतिबंधित कर बिल्कुल प्रतिबंधित है। और हमारी देसी मागुर जो है, जो हमारी राजकीय मछली भी है, उसका पालन करें। बहुत न्यूट्रिशियस है, मार्केट में डिमांड भी बहुत अच्छा है, और आप उसको बाज़ार में जो अवेलेबल डाइट है, जो फीड है, वो भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पोल्ट्री फीड देना है। पूजा जी, बिहार में, पूरे देश में हम तीसरे नंबर पे हैं, तो अमूमन हमारे पास सवाल भी अभी और ज़्यादा है, लेकिन समय अब हमें और इजाज़त नहीं देता है कि हम आपसे और सवाल करें। लेकिन आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आप हमें अपना सवाल, अगर हम आपके सवाल हम तक नहीं पहुंच पाए हैं तो आप हमें पत्राचार भी कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है द्वारा कृषि दर्शन, द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो किसान भाइयों, इन्हीं जानकारियों के साथ इन्हीं अपने विशेषज्ञ को भी धन्यवाद देते हैं और दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।